गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है वो एंशियंट इंडिया को देखेंगे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एकदम जो बेसिक पॉइंट्स है और जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और जो हमें जानना ज़रूरी है, तो आज हम उन सबको देखेंगे। तो देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास को कैसे बांटा गया है। तो देखिए, स्रोत के आधार पर है ना, जो स्रोत है, अलग अलग स्रोत है, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये बेसिक क्लास है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम बेसिक से जानकारी दूं ताकि हर किसी को ये समझ में आए। जैसे सेट की तरह तेज़ी से नहीं निकलूंगा मैं। तो स्रोत, जो अलग अलग स्रोत मिले हैं, उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में जिनको पढ़ना है उनको इंग्लिश में मैं बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, यहाँ मिक्स नहीं करूँगा। मेरी इच्छा तो थी कि साथ में हिंदी इंग्लिश देने की भी, लेकिन यहाँ मैंने सेपरेट रखा है। इन फ्यूचर में मैं मिक्स करूँ तो मेरी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन जब तक मैं मिक्स नहीं करता तब तक सेम क्लास में इंग्लिश में अलग से लेके आऊँगा। तो हम लोग देखते हैं, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, इसको अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि उस समय मानव इस लेवल के नहीं थे कि वो लिख सकें, है ना। ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, तो उन्होंने अपना कोई साक्ष्य जो है वो लिखित में नहीं रखा। लेकिन इनके साक्ष्य मिलते हैं। इनके साक्ष्य कैसे मिलते हैं? जैसे कोई गुफा में कोई पेंटिंग हो गई, कोई बहुत पुरानी पेंटिंग, या पत्थर के हथियार हो गए, या उनके छोड़े हुए कुछ सामान हो गए, या कंकाल हो गए। तो ये सब चीज़ जो है प्रागैतिहासिक काल के मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। इसको कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो शुरुआत में जब लोग पृथ्वी पर अपने फॉर्म में आ रहे थे तो उनके पास हथियार के लिए इस तरह से लोहा, तांबा ये सब नहीं था, तो वो क्या करते थे, पाषाण का यानी कि पत्थर का इस्तेमाल करते थे हथियार के लिए। इनको जानवरों को मारना होता था, भगाना होता था, तो वो किस चीज़ का यूज़ करने लगे? पत्थर का। तो इसलिए प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन पाषाण के कुछ हथियार, कुछ उनकी प्राचीन पेंटिंग्स ऐसी मिलती है। तो ये हुआ पाषाण काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल को क्या कह सकते हैं? पाषाण काल। फिर हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक है ना, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसको क्या किया गया है? पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को देखे या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे, जो अंग्रेजी में कई लोग IBC करके लिखते हैं, IVC है ना, IVC कई बार लिखा हुआ आएगा। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल्स इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का को अगर हम लोग ले लें तो इसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं मिलते हैं जिनको पढ़ा गया हो। इनको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य है ना। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है, और लिखित साक्ष्य जो है वो किस फॉर्म में? जैसे वेद की फॉर्म में है, ठीक है ना। वैदिक एरा से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें वेद के फॉर्म में जो है वो मिलता है लिखित साक्ष्य। तो इस समय के लिखित साक्ष्य मिलते हैं और इनको लगभग पढ़ लिया गया है, ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐतिहासिक काल में जो वैदिक एरा से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा लिखित साक्ष्य जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखें तो प्रागैतिहासिक काल के में सबसे ज़्यादा जो खोजें और इसकी है वो की है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ठीक है। तो अभी तक देखते हैं और फिर जस्ट आगे इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अच्छे से आ रहा है, काला से लिखूंगा तो अच्छे से दिखेगा, फिर भी ये दिख रहा है तो इसको लिख लें एक बार। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं
इसके खोजों के बारे में कि 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है तो इसको भी देख लेंगे। और सबसे पहले तो नॉलेज के लिए देखेंगे कि 1820 में, है ना, 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा। ठीक है, कब बांटा था? तो 1820 में। भारतीय पुरातत्व के जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। ठीक है, एकदम घोट लीजिए इसको। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो वो एक अंग्रेज हैं। नाम क्या है उनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया है, तो मैं उस तीनों भागों के बारे में डिटेल से बताता हूं। तो ऐसा करता हूं कि आपको जो मैंने नोट्स बना रखे हैं सीधे अपनी नोटबुक पे ही ले चलता हूं, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं यहाँ पे भी खींच सकता हूं, लेकिन हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है सीखना, तो हम उसको अपनी नोटबुक पे ले चलते हैं कि उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि नोट्स आप लोग को भी कैसे बनाने हैं और कितने अच्छे तरीके से उसको घोटना है। तो चलिए मैं आपको अपनी नोटबुक पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने जो है इसको आधार बनाया है काल को। ठीक है ना, तो काल को जो आधार बनाया है तो इसमें हमारा हो गया पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या बनाया है? आधार बनाया है। अब देखते हैं कि 25 लाख बिफोर क्राइस्ट से, है ना, यानी ईसा के जन्म से 25 लाख पहले से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक, है ना, 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये पूरा पाषाण काल समय कहलाता है। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल समय कब तक हो गया? 25 लाख बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से 10,000 से 25 लाख साल पहले का जो समय है ये पूरा पाषाण काल है। ठीक है ना, इसके बाद मध्य पाषाण काल को हम लोग देखें तो 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 4,000 बिफोर क्राइस्ट तक का जो समय है ये मध्य पाषाण का समय है। ठीक है, और नव पाषाण काल का जो समय है ये है 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1,000 बिफोर क्राइस्ट तक। तो 10,000 BC से 1,000 BC तक, और यहाँ भी 10,000 BC से 4,000 BC तक है। तो देखिए होता क्या है कि मध्य पाषाण काल से जब नव पाषाण काल में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो कई क्षेत्र थे, कुछ क्षेत्र में लोग पहले आगे बढ़ गए थे, कुछ क्षेत्र में लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो इसलिए ये दोनों का जो काल था वो एक ही था। इसको संक्रमण काल कहा जाता है। मतलब एक झटके से काल नहीं बदलता, धीरे धीरे करके जो है उसमें एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करते करते वो चेंज होता है। तो ये बेसिक है, हमने देखा इसको काल के आधार पर इसको बांटा है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। अब इसके चरण देखते हैं। ठीक है ना, हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल में चरण में, तो पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है ना, हम लोग पूरा पाषाण काल को बांटे तो बांटा गया है पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में और उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है ना, ये पूरा पाषाण काल को भी बांट दिया गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि उस समय के जो पत्थर के हथियार मिले हैं और जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इसको बांटा गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद नव पाषाण काल में क्या चल रहा था। तो मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल जो था वो संक्रमण काल था। ठीक है ना, एक के ऊपर दूसरा युग आ ही रहा था। अब हम लोग देखते हैं लक्षण और गुण को। ठीक है ना, तो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो आखेटक थे, यानी कि जानवरों का शिकार करते थे, यानी कि खाद्य संग्राहक की भूमिका में थे, यानी कि खाद्य को इकट्ठा करते थे। जो भी खाना मिलता था उसको इकट्ठा करके स्टोर करके रखते थे। कृषि या पशुपालन नहीं करते थे। ठीक है ना, खाद्य संग्राहक, उत्पादक नहीं है। ठीक है ना, हम लोग और भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो एकदम बेसिक की क्लास में है उनके लिए एक क्लासेस है। तो लक्षण और गुण को देखें तो पूरा पाषाण काल में लोग जो थे आखेटक की भूमिका में थे, यानी कि वो जंगलों में जाकर के शिकार करते थे। पहले एक जगह गए, वहाँ पे जंगली जानवरों का शिकार करने लगे, फिर वहाँ पर अगर जानवरों की संख्या कम हो गई तो फिर वो दूसरे जगह पे पलायन कर जाते थे। तो इस तरह से बहुत कम लोगों का पेट भरने के लिए बहुत बड़ा भूखंड होता था।
ठीक है ना। अब स्वाभाविक सी लीजिए कि अगर आप पटना में ही रह रहे हैं और पटना में अगर जंगल हो और शिकार पे आपको जीना पड़े तो कितने लोग वहाँ पे जी पाएंगे? बहुत कम लोग जी पाएंगे, क्योंकि उतना शिकार तो सबको मिलेगा नहीं। लेकिन वही हम लोग आगे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में जो थे वो आखेटक तो थे और खाद्य संग्राहक भी थे, यानी शिकार ही करते थे और खाना को इकट्ठा भी करते थे। लेकिन पशुपालन की शुरुआत हो गई, यानी कि वो कुछ पशुओं को अपने पास पालतू बना के रखने लगे। और सबसे पहला जो पशु उन्होंने पालतू बनाया वो था कुत्ता। सबसे पहला जो उन्होंने किसको बनाया, तो कुत्ता को बनाया। सुरक्षा के पर्पज़ से, शिकार के पर्पज़ से, दोनों ही पर्पज़ से कुत्ता जो है उनके लिए सबसे सही बैठता था। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं। तो नवपाषाण काल में क्या हो गया, तो कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गई और समाज में अस्थायी निवास जो है वो प्रारंभ हो गया। नवपाषाण काल में क्या हो गया, कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई। और जैसे ही शुरुआत हुई, समाज और अस्थायी निवास का प्रारंभ इसलिए हो गया क्योंकि कृषि की सुरक्षा करने के लिए एक जगह पे रहना जरूरी था। और एक जगह पे रहने, जैसे ही लोग रहने लगे वैसे ही एक समाज का जो है वो निर्माण जो है शुरू हो गया, संभव हो गया। अब हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे कैसे जब लोग कृषि और पशुपालन करने लगे और समाज के रूप में होने लगे, तो उन्होंने नियमों को बनाने के लिए कैसे जो है कोडिफाई किया नियम को। और इस तरह से इंसानों ने धीरे धीरे कैसे कैसे धर्म को इवॉल्व किया, जो कि एक जीने का तरीका होना चाहिए था। लेकिन अब बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे उसमें कई तरह की समस्याएं आ रही है अभी। और हम लोग फिर देखें औजार को, ठीक है ना। तो औजार को देखें तो पूरा पाषाण काल में जो औजार जो बनते थे क्वार्जाइट के होते थे, सल्क के होते थे और ब्लेड आदि के बनते थे। तो मेनली जो हथियार थे पत्थर के थे और पत्थरों को घिस घिस करके उनको पतला किया गया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर के हथियार बनने लगे। देखिए, पहले तो बेडौल पत्थर के हथियार बनते थे, फिर लोग थोड़े से समझदार हुए तो उन्होंने छोटे लेकिन बढ़िया पत्थर के हथियार बनाने लगे। जैसे आप देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है तो मिट्टी का ढेला उठा के फेंकता है किसी के ऊपर में, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए, फिर बदमाशी से। तो ये क्या समझिए पूरा पाषाण काल वाली वो फॉलो कर रहा है। लेकिन थोड़ा बड़े होने पे जैसे गुलेल में उन्होंने थोड़ा सा कंकर डाला और मारा ठाएं, तो ये हो गया सूक्ष्म पत्थर के। उसी तरह के सूक्ष्म पत्थर के इस्तेमाल होने लगे माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर के, कब, मध्य पाषाण काल में। और हम लोग जब आते हैं नवपाषाण काल में तो देखते हैं स्लेट के बने जो है हथियार का इस्तेमाल होने लगा और ज्ञानी मानव का उदय हो गया। कौन से मानव का उदय हुआ? ज्ञानी मानव का उदय हो गया, ठीक है ना। अब लोगों के पास थोड़ी बहुत समझदारी थी, ठीक है ना, तो ज्ञानी मानव का वहाँ से उदय हो गया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पूरा पाषाण काल में हम लोग महत्वपूर्ण स्थल को देखें तो अतिरमपक्कम है तमिलनाडु में, और हथनौरा है एमपी में। यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं हथनौरा मध्य प्रदेश से, भीमबेटका मध्य प्रदेश से, नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये तीनों कालों के हैं। तीनों कालों का मतलब है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक की चित्रकारी जो है भीमबेटका से मिल गए हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मिर्ज़ापुर से तीनों कालों के औजार मिले हैं, है ना। मिर्ज़ापुर से तीनों कालों के औजार मिले हैं। तीनों कालों का औजार कहाँ मिला है? मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आजकल वेब सीरीज़ भी आ रही है मिर्ज़ापुर, ठीक है। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मृदभांड से के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, है ना, मृदभांड, है ना, भांडे बर्तन बोलते हैं ना इसको, तो वही भांड। तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। और सराय नहर उत्तर प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में है। इन जगहों से पशुपालन के जो है, पशुपालन लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, पशुपालक लोगों के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ से पशुओं को पाला जाता था, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं।
नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं तो बुर्ज होम है कश्मीर में, ठीक है ना, बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ से गर्तावास, गर्तावास यानी कि गड्ढे में रहते थे लोग, संभव है ठंड से बचने के लिए या और मौसमी और चीज़ों से सिक्योरिटी के ख्याल से लोग गर्तावास में रहते थे। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के का प्रमाण मिला है, यानी कि कुत्ते को मालिक में कब्र के साथ दफना दिया गया। इससे ये समझ में आता है कि वहाँ के लोग आगे आने वाले जन्म में विश्वास रखते थे। और गुफा कड़ाल भी कश्मीर में मिला है, जिसमें कि लोग गुफाओं में रहते थे। तो गुफा कड़ाल कहाँ मिला है? कश्मीर में। चिरांद बिहार में मिला है, इसके स्रोत हैं बिहार में। बीपीएससी के लोगों को एकदम घोट लाना चाहिए चिरांद के बारे में। कोलडिहवा यानी उत्तर प्रदेश से चावल के प्रयोग के प्रथम प्रमाण मिले हैं। चावल के प्रयोग के प्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? कोलडिहवा से। लेकिन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कोलडिहवा से उत्तर प्रदेश है, कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से चावल के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, लेकिन जो कृषि का जो प्रथम प्रमाण मिला है वो मिला है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। हम लोग खोज को देखें तो पुरापाषाण काल में लोगों ने आग की खोज कर ली थी, है ना। पुरापाषाण काल में आग की खोज कर ली थी, लेकिन उसका नियंत्रित इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो आग का प्रयोग उन्होंने सीखा, तो आग का प्रयोग उन्होंने सीखा मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में ये आग का उपयोग इन्होंने करना सीखा। और फिर इसके बाद जो है नवपाषाण काल में आए हम लोग, तो पहिया, जिससे चाक घूमा, जिससे लोगों की ज़िंदगी घूमी। आज पहिया नहीं होता तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते। मोटरसाइकिल में क्या लगा है? पहिया लगा है। बसों में क्या लगा है? पहिया लगा है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में, ठीक है ना। और कृषि का, साथ में खेती का और समाज का पूरा भरपूर समाज इसके बाद जो है वो बनना शुरू हो गया। हम लोग देखें कुछ बहुत बेसिक चीज़ों को देखें कि सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार था इंसान का वो था कुल्हाड़ी। सबसे पहला धातु इंसानों ने खोजा वो था तांबा। और इसके बाद पहला जानवर जिनको उन्होंने बनाया, पालतू बनाया, वो था कुत्ता। तो पहला हथियार कुल्हाड़ी, पहला धातु तांबा और पहला पालतू जानवर कुत्ता, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि का प्रमाण मिला है। मैंने जो भी बताया था, कोलडिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्रथम कृषि का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। तो ये एक बेसिक सा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो हमेशा भूले भटके आता ही आता है। तो बहुत कम देर में आप इसको बहुत अच्छे से घोट सकते हैं। बाकी इसकी पूरी सीरीज़ है हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री। मैं पूरी सीरीज कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द करा दूँ, या तो वाइट बोर्ड पे करा दूँगा, नहीं तो इसी तरह अपने नोटबुक पे ले जाके करा दूँगा, लेकिन मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए, जो एकदम बेसिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।